गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा रनिंग है, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड मतलब कि एंड्रोशियम की सारी बातें हमने सीख ली थी। हमने उसका सारा डिटेल भी डिस्कस कर लिया था कि वहाँ पर किस तरीके से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आज की क्लास में जो टॉपिक होगा दैट विल बी फर्दर डिटेल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, जो हमने पिछली 2 क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में एक रिव्यू दूं कि हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था या उसकी पहली क्लासेस में क्या सीखा था, तो वो ये था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जो होती है उसका जो एक सिंगल यूनिट होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। तो पिस्टिल या कार्पेल के 3 पार्ट्स हमने सीखे थे, दैट वाज बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। उसका मैंने आपको एक सुपरफिशियली फंक्शन बता दिया था कि जो स्टिग्मा होता है दैट एक्ट्स एज अ रेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द अपकमिंग मेल गैमेट जो कि पॉलन है। वो जब भी आके रेस्ट करता है तो वो पिस्टल के कौन से पार्ट पे आके रेस्ट करता है, वो स्टिग्मा के पार्ट पे आके रेस्ट करता है। ऑलराइट, तो ये सारी बातें करने के बाद हमने जो है वो स्टार्ट किया था पढ़ना अबाउट द डेवलपमेंटल प्रोसेस, कि कैसे ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड गाइनीशियम बोल रहे हैं, ये बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइनीशियम में अभी तक कल की क्लास में जो हमने बात की थी वो हमने बात कर लिया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख लिया था। फिर उसमें मैंने आपको जो बताया था एम्ब्रियो सैक का एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर दिखाया था उस डायग्राम के अंदर। तो आज की क्लास में जो टॉपिक होगा वो उससे आगे के टॉपिक्स होंगे, और वो टॉपिक ये होगा कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर के फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस डील करेंगे। देन वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, और जो एम्ब्रियो सैक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स, जिसमें आप मोनोस्पोरेंजिएट एम्ब्रियो सैक देखोगे, बाइस्पोरेंजिएट देखोगे एंड सो ऑन। ये सारी बातें आज की क्लास में होंगी। देन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें हम पॉलिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में सीखने वाले हैं। आपका जो टेस्ट होगा, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ, आज की क्लास में हम जहां तक भी डील कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड पूरा का पूरा, इतना पूरा टॉपिक आपका पॉकेट टेस्ट में कवर होगा इस चैप्टर से। ऑलराइट, और जो आपका रिव्यू टेस्ट है, आई गेस अभी तक आप लोगों को उसका भी सिलेबस मिल गया होगा। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द टॉपिक, मैंने आपको एक डेट दी थी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो प्रैक्टिस शीट है दैट कंटेन्स 120 क्वेश्चंस। अभी तक पूरे लोगों का सॉल्यूशन मेरे पास क्यों नहीं आया है? टुडे विल बी द लास्ट डे। अदरवाइज ये जो है आपका, ये मतलब जो भी ये नेचर है कि उसको सॉल्व नहीं करने का, या मुझे नहीं पता कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट एनी हाउ वो आज सॉल्यूशन उसके मुझे उस वर्कशीट के आ जाने चाहिए। ठीक है, अभी तक मेरे पास केवल 3 लोगों के सॉल्यूशंस आए हैं, दैट इज खुशी, निकिता एंड जयदीप। तो इनके सॉल्यूशंस के अलावा मुझे आप बाकी सारे लोगों के सॉल्यूशंस भी चाहिए यहाँ पर, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। ठीक है, ऑल राइट। तो आप सब लोग भी सॉल्यूशंस अपने सेंड करिए। कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता है उनका तो कंप्लीट हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ है, स्टार्ट डूइंग दैट एंड आई वांट दैट शीट टू बी कंप्लीटेड टिल टुडे। आज के आज वो शीट का सॉल्यूशन मुझे आ जाना चाहिए। ऑल राइट, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास देन। पहला जो हमारा प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में जैसे कि आपको पता है कि अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डील करते हैं पहले, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही है मेगास्पोर का बनना। नाउ व्हाट इज मेगास्पोर? मेगास्पोर इज बेसिकली व्हाट यू कॉल एज फीमेल गैमेट, जो आगे जाके बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब भी डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल होता है तो सबसे पहले कौन सी चीज डेवलप करती है? सबसे पहले डेवलप करता है न्यूसेलस वाला पार्ट। आप लोग ही मुझे आंसर करेंगे। न्यूसेलस वाले पार्ट के बारे में हमने कल की क्लास में बात की थी। तो जो न्यूसेलस था वो कौन से टाइप के सेल्स का बना हुआ था? What kind of cells were present inside the nucellus? न्यूसेलस जो था वो कौन से तरीके के सेल्स का बना था? Nucellus was made up of which type of cells or tissues?
ओके, वेरी गुड जयदीप एंड कार्तिक। न्यूसेलस वाज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, और जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उसका फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, या फिर आप कह सकते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो दैट वाज द मेजर फंक्शन ऑफ न्यूसेलस। सबसे पहले न्यूसेलस डेवलप करेगा। अब आप सोचेंगे कि न्यूसेलस के पास जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो अपने अंदर फूड मटेरियल कहाँ से लेकर आते हैं, या ये चीज उनको कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, इसका एक कनेक्शन आप पढ़ लीजिए कि जो प्लांट है उसको नरिशमेंट मिल रही है जो प्रोवाइड हो रही है सॉइल से, या फिर जब हम वाटर दे रहे हैं, ये जो पूरा नरिशमेंट है वो पूरी प्लांट बॉडी को शिफ्ट कर रहा है। और पूरी प्लांट बॉडी में से एक जो उसका पार्ट है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एज वेल। तो वहां पे जो प्लेसेंटा का टिश्यू है दैट इज अल्टीमेटली ट्रांसफरिंग दोज न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूसेलस पार्ट। क्लियर? तो न्यूसेलस को वहां से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए। इस पर्टिकुलर स्टेज में न्यूसेलस के जितने भी सेल्स होते हैं दोज आर कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, होमोजीनस जिसको आप कह सकते हो, या फिर वो सबके सबका जो नेचर है वो एक जैसा है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि जब न्यूसेलस बना तो ओव्यूल के अंदर के सारे सेल्स न्यूसेलस के सेल्स ही थे, सबका नेचर पैरेनकाइमेटस था, सभी का जो नेचर था वो होमोजीनस था। ऑलराइट, इसके अलावा सबके पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट थी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट थी। अब मैं आपको ये मेरिस्टेमेटिक और पैरेनकाइमेटस नेचर का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्लियर कर दूं। आप बोल रहे हो कि मैम ने ऊपर कहा कि न्यूसेलस के जो सेल्स हैं वो पैरेनकाइमेटस हैं, बाद में मैम बोल रही हैं कि जो सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक है। तो ये पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। न्यूसेलस के सेल्स सबसे पहले बनते जरूर हैं, बट पहले जो उनका नेचर होता है वो मेरिस्टेमेटिक होता है, क्योंकि बाकी के जो लेयर हैं ओव्यूल के वो अभी तक नहीं बने हैं। ऑलराइट, जब बाकी के लेयर बनना स्टार्ट होंगे तो जो पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली न्यूसेलस वाला पार्ट होगा उन सेल्स का जो नेचर है वो पैरेनकाइमेटस हो जाएगा। अब आप मेरिस्टेमेटिक और पैरेनकाइमेटस में डिफरेंशिएशन तो आई गेस समझते होंगे, आपने क्लास 11th में सीखा है। जितने भी तरीके के प्लांट सेल्स होते हैं, जितने भी तरीके के प्लांट टिश्यूज होते हैं, इनिशियली वो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक होते हैं। डू यू ऑल नो दैट? याद होगा, नहीं है तो थोड़ा सा अपने दिमाग में रिकॉल करिए कि इनिशियली जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज होते हैं, ऑल दोज आर मेरिस्टेमेटिक। लेटर ऑन जब वो परमानेंट नेचर ऑक्यूपाई करते हैं, जब वो अपना स्टेट ऑफ डिविजन वाला जो एक्टिविटी है वो स्टॉप कर देते हैं, तब जाके वो परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, और परमानेंट सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू इज पैरेनकाइमा, ये तो आपको याद होगा। तो दैट इज द नेचर कि सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड थे सारे सेल्स, एक जैसे थे, सबके पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थी। लेटर ऑन जब दूसरे लेयर बनना स्टार्ट होते हैं ओव्यूल के, तो जो न्यूसेलस वाला पार्ट है वहां के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दैट आर गोइंग टू हैव द नेचर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। क्लियर? आगे, ये जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जैसा आपने एंथर के डेवलपमेंट में भी देखा था, ये सराउंडेड होते हैं बाय अ सिंगल लेयर ऑफ थिक सेल्स, और वो जो सेल्स होते हैं उनको हम एपिडर्मिस कहते हैं। आप एंथर का डेवलपमेंट देख लो, या फिर आप यहाँ पर डेवलपमेंट देख लो किसका, जो हम देख रहे हैं ओव्यूल का। दोनों ही जगह पर आप ये देखोगे कि एपिडर्मिस ऑलरेडी बना होता है। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन पहले से ही रहता है, तो एपिडर्मिस पहले से ही आपके पास डिफरेंशिएटेड लेयर है। अंदर के जो सेल्स हैं वो होमोजीनस हैं, अनडिफरेंशिएटेड हैं, और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी उनके पास होती है। ऑलराइट, अब ये जो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर हुई, ठीक है, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे रफली ड्रॉ करके बताऊं तो आपको यहाँ पर चीजें कुछ ऐसी दिखाई देंगी कि यहाँ जो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, इसके अंदर जितने भी सेल्स आपको दिख रहे हैं ये सब के सब फिलहाल अनडिफरेंशिएटेड और मेरिस्टेमेटिक हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस ऊपर की तरफ बनी हुई है। एपिडर्मिस अगर आप इसको बोल रहे हो तो उसके नीचे के लेयर के जो सेल्स होंगे उनको आप हाइपोडर्मल सेल्स बोलोगे या हाइपोडर्मिस बोलोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल, कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल जो कि एपिडर्मिस के नीचे की लेयर में प्रेजेंट है, वहां पे कोई भी एक सेल स्टार्ट करता है क्या करना, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करना, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म को इनहेंस करना, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज करना। इसके अलावा न्यूक्लियस जो उसका होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। आउट ऑफ ऑल दीज हाइपोडर्मल सेल्स, वन ऑफ द सेल्स, सपोज जो मैंने शेड किया आप उसको मान लीजिए, कोई भी एक सेल क्या करना स्टार्ट करेगा, वो अपने अंदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो उसका साइज में ग्रो कर जाएगा। उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दिखेंगे जो कि दूसरे सेल्स में नहीं है। तो इसीलिए एक हाइपोडर्मल सेल बाकी के दूसरे हाइपोडर्मल सेल्स के रिस्पेक्ट में अलग दिखना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट वेरी सेल इज नोन एज आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक है, उस अलग हुए सेल को हम क्या कहना स्टार्ट करते हैं, हम उसको कहना स्टार्ट करते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्लियर? ऐसा ही कुछ अगर आप याद करेंगे तो कहाँ पर हुआ था, जब हमने एंथर की डेवलपमेंट देखी थी वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ था, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पे 4 अलग सेल थे जो कि आर्चीस्पोरियल बने थे। बट ओव्यूल का जब आप डेवलपमेंट देख रहे हो तो यहाँ पर एक ही सेल है जो किसकी तरह काम कर रहा है, आर्चीस्पोरियल सेल की तरह काम कर रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा प्रोसेस। इसके बाद क्या होता है कि जो आर्चीस्पोरियल सेल है दैट स्टार्ट्स डिवाइडिंग पेरिक्लिनिकली। नाउ व्हाट इज पेरिक्लिनल डिवीजन, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देती हूँ, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन। अगर सपोज यहाँ पर एक सेल है, वो डिवाइड कर रहा है थ्रू ट्रांसवर्स एक्सिस, और कोई दूसरा सेल है जो डिवाइड कर रहा है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो आप लोग बताइए विच वन इज पेरिक्लिनल एंड विच वन इज एंटीक्लिनल। जो ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर रहा है दैट इज टर्म्ड एज पेरिक्लिनल डिवीजन, जो डिवाइड कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू दैट इज टर्म्ड एज एंटीक्लिनल डिवीजन। ठीक है, इन दोनों डिविजन्स पे क्लियर रहिएगा जरा, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट में बार बार इनका नाम यूज होने वाला है। तो जैसे ही पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है आर्चीस्पोरियम के अंदर या आर्चीस्पोरियल सेल के अंदर, तो दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू 2 सेल्स। जो ऊपर वाला सेल होगा एपिडर्मिस की तरफ अलग होता है, उसको हम प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं। जो अंदर की तरफ अलग होगा, मतलब कि अंदर के हाइपोडर्मल सेल्स की तरफ अलग होगा, दैट विल बी नोन एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ऑलराइट, तो यहाँ तक का चीज एक बार आप लोग पहले डायग्राम में देख लीजिए कि कैसे यहाँ चीजें हो रही हैं। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे जो कि यहाँ पुटअप किया गया है आपके लिए, तो वहां आपको क्लियर हो रहा है दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो पूरे सेल्स आपको दिख रहे हैं इसमें जो सबसे लास्ट वाली लेयर होगी वो सबसे फर्स्ट लेयर का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एपिडर्मिस। आपको भी पता है अंदर के जो सेल्स हैं ये वाले, उनको हम क्या कहेंगे, हाइपोडर्मल सेल्स, या फिर उसको आप कहोगे हाइपोडर्मिस। आउट ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स एक सेल है जिसने अपना न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ा लिया, जिसने अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लिया, और उसको हमने क्या बोलना स्टार्ट किया, हमने उसको बोलना स्टार्ट किया प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। After that, this one single cell which was different from rest of the hypodermal cell and which was named as primary archisporial cell, that started dividing periclinically. ठीक है, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। तो जब पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो आपको भी पता है कि वो ट्रांसवर्स होता है। सेकेंड वाले डायग्राम पे देखिए, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और ट्रांसवर्स डिवीजन से जो आपका एक प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल था दैट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। जो एपिडर्मिस की तरफ अलग हुआ, ये एपिडर्मिस है, यहाँ पर जो अलग हुआ है दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी पेराइटल सेल। जो अंदर हाइपोडर्मल सेल्स की तरफ अलग हुआ दैट विल बी नोन एज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, इतना प्रोसेस हमने सीखा है।
अब आपको भी पता है कि पेराइटल सेल का क्या फंक्शन होता है और स्पोरोजिनस सेल का क्या फंक्शन होता है। स्पोरोजिनस सेल के नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसका काम तो मेगास्पोर बनाने का हो जाएगा। पेराइटल सेल से आपको बाकी की सारी लेयर मिलेंगी ओव्यूल की, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस वन, यहाँ पे जो पीपीसी की एक्टिविटी है, मतलब जो प्राइमरी पेराइटल सेल की एक्टिविटी है, दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्लांट। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कल की क्लास में बैक जाना पड़ेगा। कल हमने दो तरह का देखा था न्यूसेलस। ठीक है, कौन कौन से दो तरह के न्यूसेलस, आई एम सॉरी, हमने दो तरह का ओव्यूल देखा था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, तो उसमें एक टैनिन न्यूसिलेट था और एक क्रासी न्यूसिलेट था। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि इसमें से एक जो है वो गैमोपेटली में होगा, दूसरा जो है वो पॉलीपेटली में होगा। तो ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर ओव्यूल गैमोपेटली को बिलोंग करता है, तो गैमोपेटली को अगर ओव्यूल बिलोंग कर रहा है तो वो कौन से तरह का न्यूसेलस या कौन से टाइप का ओव्यूल डिजाइन करेगा, वो होगा टैनिन न्यूसिलेट टाइप ऑफ ओव्यूल। क्लियर? अगर जो प्लांट है वो बिलोंग करता है पॉलीपेटली ग्रुप को, तो पॉलीपेटली ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो ओव्यूल होता है दैट विल बी क्रासी न्यूसिलेट टाइप। ठीक है, क्रासी न्यूसिलेट टाइप, ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको कल की क्लास में सिखाया गया था टाइप ऑफ ओव्यूल में। ठीक है, तो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करने वाला है कि कौन से ग्रुप का प्लांट है जिसके ओव्यूल का डेवलपमेंट आप देख रहे हो। दोनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं। लेटर ऑन जो आपका स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस सेल इज गोइंग टू डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम MMC कहते हैं। तो जब ये मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा, तो आपको भी पता है कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या हुआ? ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल का जो प्लॉइडी लेवल यहाँ पे हुआ वो क्या हुआ? 2n। तभी इसके अंदर मियोसिस होगा एंड आफ्टर मियोसिस इट इज गोइंग टू गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब यहाँ पर भी माइक्रोस्पोर की तरह जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, ये टेट्राड के फॉर्म में बनेंगे। और जो टेट्राड यहाँ पर आपको दिखाई देता है वो कौन सा टेट्राड होता है? वो लीनियर टेट्राड होता है। लीनियर टेट्राड अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ था जिसमें चारों के चारों स्पोर एक के नीचे एक प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ टेट्राड इज कॉल्ड एज लीनियर टेट्राड। तो यहाँ पर मेगास्पोर्स जो होंगे वो कौन से तरह का टेट्राड बनाएंगे? वो लीनियर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है, अब आपको भी पता है कि यहाँ जो एक्सेल बनेगा वो तो केवल एक होगा। इसका मतलब हमें ये चारों का काम नहीं पड़ने वाला है, इसमें से एक जिंदा रहता है और बाकी के 3 जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। Now the question is that which one is going to be active and which 3 are going to degenerate? तो इसका आंसर ये है कि जो लोअर मोस्ट या चलाजल मेगास्पोर होता है, इसका मतलब ये है चलाजल एंड की तरफ जो मेगास्पोर होगा। आप ओव्यूल का डायग्राम याद करो, तो ओव्यूल का डायग्राम जब आप याद करोगे तो कुछ ऐसा डायग्राम हमने बनाया हुआ था ओव्यूल का। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होता है और यहाँ पे उसके दूसरे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको भी पता है कि जो कंप्लीट क्लोज्ड एंड होता है दैट इज चलाजा, और जो ओपन एंड होता है दैट इज माइक्रोपाइल। तो सपोज यहाँ पे आप इसका डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर सपोज ये टेट्राड अंदर की तरफ बना है, तो चलाजल एंड की तरफ जो ये वाला टेट्राड है उसका जो पहला सेल है चलाजल एंड की तरफ, दैट इज गोइंग टू रिमेन एक्टिव। ये एक्टिव रहेगा। और जो आपको नीचे के 3 सेल्स दिख रहे हैं जो कि टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पे, ठीक है, वो वाले जो 3 सेल्स होंगे दैट आर गोइंग टू डीजनरेट। इस प्रोसेस में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बिकम द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट सेल हम क्यों मेंशन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक ही तो एक्स सेल होगा।
बहुत सारी चीजें तो हमें यहाँ पे जाननी नहीं है। तो दैट इज द बेसिक रीजन कि यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं या बता रहे हैं कि वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बिकम द फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? अब अगेन कमिंग बैक टू द डायग्राम, यहाँ पे बाकी की चीज आप देखिए क्या से क्या हुआ। यहाँ तक की चीजें आप समझ चुके थे, इस प्रोसेस में आपने समझ लिया था कि जो भी हमारा पेराइटल सेल होगा और जो स्पोरोजिनस सेल होगा वो अपना अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो पेराइटल सेल इज गोइंग टू अंडरगो एंटीक्लिनल डिवीजन और वो दूसरे वाले लेयर्स को बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है? जो मेगास्पोर मदर सेल है दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू मेगास्पोर्स। ये किसके फॉर्मेशन में मदद करेंगे? मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन में। मेगास्पोर मदर सेल का नेचर क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल मतलब कि एमएमसी जिसको आप बोल रहे हो, उसके अंदर कौन सा डिवीजन होने वाला है? यहाँ पर जो सेल डिवीजन होने वाला है वो मियोसिस होने वाला है और उसी से आपको टेट्राड मिलेगा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का। एज आई टोल्ड यू दैट द टेट्राड इज लीनियर टाइप। तो आपको यहाँ डायग्राम में देखिए दिख रहा है लीनियर टेट्राड जिसमें एक के नीचे एक मेगास्पोर अरेंज्ड होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा एक्टिव होगा और कौन से 3 डीजनरेट होंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो चलाजल एंड की तरफ होता है। अब देखो, कल की क्लास में मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि कभी कभी डायग्राम उल्टा हो जाता है जब डेवलपमेंट बताई जाती है। ठीक है? एंटीपोडल साइनर्जिड जो हैं वो अलग अलग लोकेशन पे चले जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देखो, जो डायग्राम आपका ये वाला है, हैशटैग वाला जो अभी डायग्राम है, इसमें आप देखो कि वो आपको डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स ऊपर की तरफ दिखा रहा है। जबकि कल की क्लास में आपने ओव्यूल जब देखा था तो आपने देखा कि चलाजल एंड ऊपर होता है। यस और नो? मैं जो बोलना चाह रही हूँ आपको वो क्लियर हो रहा है या नहीं? मुझे बताइए, मैं जो समझाना चाह रही हूँ क्या आपको वो चीज क्लियर हो रही है? डू यू ऑल रिमेम्बर कल की क्लास में मैंने कहा था कि जब आपका प्रोसेस बनेगा एम्ब्रियो सैक का, तो एम्ब्रियो सैक जब अलग से बनाया जाता है तो वहां चीजें पलट जाती हैं। ठीक है? यही बात के बारे में मैं आपको क्लियर कर रही थी कि यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कल जो हमने सीखा था उसमें चलाजा ऊपर की तरफ लोकेटेड था, बट आप इस डायग्राम को देखो, अगर चलाजा ऊपर होता है तो फंक्शनल मेगास्पोर भी ऊपर होना चाहिए ना? अगर चलाजा ऊपर की तरफ होता है तो फंक्शनल मेगास्पोर भी ऊपर होना चाहिए। बट इस डायग्राम में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि जो डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं वो ऊपर हैं, मतलब ये माइक्रोपाइलर एंड हो गई, और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो नीचे है, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलाजा नीचे है। क्लियर? दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लेन टू यू, और मैं जिसके बारे में आपको हिंट कर रही थी कल की क्लास में। ठीक है? तो ऐसा मत समझिएगा कि डायग्राम तो गलत है, डायग्राम करेक्ट है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, हमने ये जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल का जो मेगास्पोर वाला, सॉरी जो एम्ब्रियो सैक वाला पार्ट है, हमने केवल उसको ड्रॉ किया है, हमने बाहर की चीजों को ध्यान में नहीं रखा है। एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप डीजनरेटिंग मेगास्पोर ऊपर भी दिखा रहे हो तो दैट्स ओके, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट जब आप ओव्यूल के सेंस में देखेंगे तो यहाँ उल्टा हो गया है, चलाजा नीचे है जहां पर फंक्शनल मेगास्पोर है, और डीजनरेटिंग सेल्स का जो माइक्रोपाइलर एंड है वो यहाँ ऊपर दिखाया जा रहा है। ऑलराइट? तो ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। अब ये जो ओव्यूल की डेवलपमेंट है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जो स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस हैं, क्या यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है, कोई भी ट्रबल है? इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम जो आपको और भी डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप दोनों ही डायग्राम देख लो, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट? कहीं पे भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है? देख लीजिए, अब ये जो डायग्राम है इसमें से अभी आपको आधा समझाया गया है। अगर आप ये सेकंड डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ तक समझाया गया है। अभी आगे का प्रोसेस मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक हमारा पढ़ना अभी बाकी है, वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। तो आप अभी डायग्राम यहाँ तक देखेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है?
जल्दी से बताइए, अगर ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं. Is there any doubt to anyone? In case you are having no doubt, then at least say no, that so that we can proceed on then. अच्छे से देख लीजिए डायग्राम को. नो डाउट्स? फाइन. तो ये वाली जो प्रोसेस है अगर क्लियर हो गई है, तो फिर हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक पे जा सकते हैं. जब हम एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट देखेंगे या फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखेंगे, तो हमें स्टार्ट करना होगा कौन सी चीज से? हमें स्टार्ट करना होगा अगेन गोइंग बैक टू द न्यूसेलस. बिफोर दैट, ओके, सो दिस वाज द थिंग कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हमें किस बारे में बात करनी है? उसमें हमें बात करनी है अबाउट द एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट. एम्ब्रियो सैक फिर से बता रही हूँ, ओव्यूल का जो सेंटर वाला सर्कल पार्ट होता है उसके डेवलपमेंट को देखेंगे, उसी को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है और उसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि इसी प्रोसेस के दौरान एक्स सेल भी डेवलप कर जाएगा. ठीक है, बहुत आसान सा प्रोसेस है. जितना कि एंथर कॉम्प्लिकेटेड था उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं होता है, बहुत इजी होता है मेथड. तो अब ध्यान से सुनते जाइएगा कि क्या क्या होता जा रहा है यहाँ पे. सबसे पहले क्या होता है कि जो मेगास्पोर होता है, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो दैट मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. जैसे कि अगर आपने पॉलन के बारे में पढ़ा था, तो पॉलन जो था वो मेल गैमेटोफाइट का, या जो माइक्रोस्पोर होता था एक्चुअली, दैट वाज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. तो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का जो पहला सेल है दैट इज मेगास्पोर. मेगास्पोर जो होता है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, it starts increasing its nuclear content and obtains nutrition from the nucellus. ठीक है, न्यूसेलस वाला जो पार्ट है ओव्यूल का, वहां से मेगास्पोर को काफी सारा न्यूट्रिशन दिया जाता है, जो जिसकी वजह से उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि मेगास्पोर जो है वो साइज में ग्रो करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, अब ये जो आपका मेगास्पोर होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है दैट स्टार्ट्स डिवाइडिंग माइटोटिकली. यहाँ पर फोकस करिएगा कि अभी जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर या प्लॉइडी लेवल ऑफ मेगास्पोर इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज ये वो मेगास्पोर है जो कि अब डिवाइड करेगा माइटोसिस की मदद से. तो यहाँ पर आपके पास दो अलग न्यूक्लियाई मिल जाएंगे. अगर इसका प्लॉइडी लेवल n है तो इनका भी प्लॉइडी लेवल n रहेगा, क्योंकि माइटोटिस जो होता है दैट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. वहां पे क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में नहीं बदलता. ठीक है, तो दो न्यूक्लियाई यहाँ पर फॉर्म होंगे और वो जो दोनों न्यूक्लियाई हैं उसमें क्या होगा, उनका प्लॉइडी लेवल अपने पेरेंट सेल के सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन था. लेटर ऑन ये जो दो न्यूक्लियाई बने हैं ना, ये क्या करना स्टार्ट करते हैं, ये इस एम्ब्रियो सैक के, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये इसके ऑपोजिट पोल्स में जाना शुरू करेंगे. ठीक है, और अलग अलग पोल पे चले जाएंगे. अब यहाँ पे जो आपके ऑपोजिट पोल्स हैं, आप याद रखिए कि एक माइक्रोपाइलर एंड होगा और एक क्या होगा, चलाजल एंड होगा. ये आपके ऑपोजिट पोल्स हैं. इज इट क्लियर? तो एक न्यूक्लियस था मेगास्पोर का जिसने माइटोटिक डिवीजन से दो न्यूक्लियाई क्रिएट किए. वो जो दो न्यूक्लियाई थे दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड्स, जिसमें से एक था माइक्रोपाइलर एंड और जो दूसरा था उसको क्या कहते हैं, चलाजल एंड. दोनों अलग अलग पोल्स पे चले गए. इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये दोनों ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, तो क्या होगा कि ऑपोजिट पोल में जाने के बाद इन पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, और उस माइटोटिक डिवीजन से हर एक पोल पर आपको चार चार न्यूक्लियाई का प्रेजेंस दिखाई देगा. ठीक है, क्या हुआ प्रोसेस एक्चुअली कि ये जो था एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर न्यूक्लियाई जो थे उन्होंने माइग्रेट किया था पोल्स पे, तो आपको यहाँ दो दिख रहे थे.
फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया फर्दर माइटोसिस। इसके अंदर आपको फिर से माइटोसिस डिवीजन होता हुआ दिखाई दिया। व्हेन दे अंडरगॉन फर्दर माइटोसिस, तो आपकी जो स्टेज हो गई वो ऐसी हो गई कि ये 2 हो गए और फिर उसके बाद ये 2 से क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों पोल्स पे काम चल रहा है। याद रखिए कि ये जो माइटोसिस चल रहा है ये काम दोनों पोल्स पे चल रहा है, दोनों तरफ के न्यूक्लियाई ऐसा कर रहे हैं, ये वाली स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो जब हर एक पोल पर आपको 4-4 न्यूक्लियाई का प्रेजेंस दिखाई देता है, तो यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे टोटल 8 न्यूक्लियाई। अब ये जो 8 न्यूक्लियस यहाँ पर हैं, ये क्या करेंगे देखते हैं। आउट ऑफ दिस 4 जो कि ऑपोजिट पोल्स में हैं, इसमें से एक एक न्यूक्लियाई, से सपोज जिसको मैंने यहाँ पर ब्लू शेड किया और एक को यहाँ ब्लू शेड किया, ये दोनों पोल से हटकर सेंटर पे आना स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे सेंटर पे। ठीक है, तो अब देखो कि अब आपका जो नया वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देगा। नए वाले स्ट्रक्चर में 3-3 न्यूक्लियस पोल्स पे हैं और 2 न्यूक्लियाई सेंटर पे आ गए हैं। ये वाली कंडीशन तक सबको चीजें क्लियर हुई हैं, यहाँ तक सबको प्रोसेस क्लियर हुआ है कि क्या हुआ। सबसे पहले एक एक न्यूक्लियाई जो था वो ऑपोजिट पोल्स पे गया, उन्होंने माइटोसिस करके 4-4 न्यूक्लियाई क्रिएट किए। अब उन 4-4 में से एक एक न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर पे आ गया और पोल्स पे रह गए केवल 3-3। इतना काम हो चुका है। अब ये जो न्यूक्लियाई यहाँ सेंटर पे आ चुके हैं ना, जो कि सेंट्रली लोकेटेड हैं, उनका दोनों का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, आप लोग बताइए। व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ द न्यूक्लियाई जो दोनों सेंटर पे आ चुके हैं, उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा। यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ हैं और 2 सेंटर पे आ चुके हैं। तो जो सेंटर पे आ चुके हैं उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा। वेरी गुड पलक, यहाँ पे जितने भी न्यूक्लिया है इनफैक्ट सभी का जो प्लॉइडी लेवल है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये दोनों जो कि दोनों ही हैप्लॉइड है न्यूक्लियस और सेंटर पे आ चुके हैं, इनको अब नाम दिया जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई और दोनों का नेचर हैप्लॉइड है। इनफैक्ट ऊपर जो 3 न्यूक्लियस हैं वो भी हैप्लॉइड है, नीचे जो 3 है वो भी हैप्लॉइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सबके सब हैप्लॉइड है यहाँ पे। अब जो आपके 3-3 पोल्स पे रह गए हैं ना न्यूक्लियस, उनके साथ क्या होता है वो बात करते हैं। जो भी यहाँ पोल्स पे रह गए हैं न्यूक्लियस, उनके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, उनके अराउंड पर साइटोप्लाज्म डिपॉजिट होना स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर ये पहले न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो गया तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म 1 सेल। सेकेंड वाले के अराउंड साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हुआ, वो बन गया दूसरा सेल। तीसरे वाले के अराउंड साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हुआ, दैट इज गोइंग टू फॉर्म 3 सेल। तो ये सेम प्रोसीजर यहाँ दूसरे एंड पे भी चल रहा है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है जो मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया कि जो न्यूक्लियस हैं उनके अराउंड साइटोप्लाज्म डिपॉजिट होता जा रहा है। क्योंकि साइटोप्लाज्म डिपॉजिट होता जा रहा है तो वो डिफरेंशिएटेड सेल्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, वो सब क्या बनते जा रहे हैं, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स बनते जा रहे हैं। यहाँ तक के प्रोसेस में एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक के प्रोसेस के अंदर। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, अभी तक जो भी समझाया है उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट्स, तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो फिर हम ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर रिज्यूमिंग द मीटिंग। ठीक है, तो आप लोग रिजॉइन करिए विद इन 5 to 8 मिनट्स, फिर हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस मीटिंग में काफी कम टाइम है। चलिए रिजॉइन करिए विद इन 5 to 8 मिनट।